हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यार्ड। यार्ड जो होता है, कोचिंग यार्ड होता है, गुड्स यार्ड होता है, मार्शलिंग, लोकोमोटिव, शिक लाइन यार्ड। सबसे पहली बात तो यार्ड क्या होता है। यार्ड मतलब आपका जहां पर ट्रेन आके रुक रहा है या फिर प्लेटफॉर्म समझ सकते हो, वही आपका यार्ड है। यार्ड कई प्रकार का हो सकता है, तो जिसमें पहला है आपका कोचिंग यार्ड। कोचिंग यार्ड मतलब जिसमें आपका पैसेंजर ट्रेन आके रुकेगा, यात्री गाड़ी, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोचिंग यार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना। और ये बहुत आसान चीज है, कोचिंग यार्ड जिसमें आपका पैसेंजर ट्रेन आके रुक रहा है। गुड्स यार्ड जिसमें आपका मालगाड़ी आके रुकेगा, वो गुड्स यार्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं मार्शलिंग यार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्शलिंग यार्ड मतलब ये होता है कि जहां पर आपका मालगाड़ी, जनरली गुड्स जो व्हीकल होते हैं, गुड्स ट्रेन, वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म में आते हैं, मतलब उसके मार्शलिंग यार्ड में आते हैं, वहां रुकते हैं। फिर वहां से उनका क्या होता है, जो भी सामान लाए रहते हैं उस सामान को क्या करते हैं, निकालते हैं। और जो भी सामान रिप्लेस करना रहता है उसके जगह में, उसको रिप्लेस करते हैं। और फिर वहां से वो डिपार्चर होता है, मतलब चल देता है। ठीक है, तो वही होता है मार्शलिंग यार्ड। उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं लोकोमोटिव यार्ड। लोकोमोटिव यार्ड, अच्छा, लोको पायलट समझते हो, मतलब जो आपका ट्रेन का ड्राइवर होता है उसको लोको पायलट बोलते हैं। तो लोकोमोटिव मतलब होता है ट्रेन का इंजन। तो ट्रेन का इंजन जहां पर आपका रुकता है, जहां पर रखा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव यार्ड बोलते हैं। सिक लाइन यार्ड क्या होता है, सिक लाइन, सिक मतलब क्या होता है, बीमारी। मतलब कि जो सभी डब्बा या फिर आपका इंजन खराब हो गया, तो जहां पर खराब व्हीकल को रखा जाता है, खराब डब्बे को रखा जाता है, उसको सिक लाइन यार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और सिक लाइन यार्ड के बारे में भी एक लाइन लिख लेना, कि जहां पर आपका खराब डब्बे या फिर गाड़ी आके खड़े होती है या फिर जहां पर रखते हैं, उसको सिक लाइन यार्ड बोलते हैं। मार्शलिंग यार्ड में आपको याद रखना है कि गुड्स ट्रेन आर रिसीव्ड। ठीक है, मतलब पहुंच गया, उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, सॉर्टेड आउट करते हैं। सॉर्टेड आउट मतलब उसके सामान को निकालना, और उसके जगह में क्या करना, न्यू ट्रेन आर फॉर्म्ड। ठीक है, सामान को फिर से, जो भी नया सामान है उसको प्लेस करना, और इस प्रकार से फिर उसको डिस्पैच करना टू द वरीज डेस्टिनेशन। तो इसमें आपको स्टेप भी पूछ सकता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन के बाद उसका सॉर्टिंग होता है, और सॉर्टिंग के बाद फिर वो डिपार्चर हो जाता है। ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नोट को याद रखना है। तो इसमें आपको बोला गया है, याद रखने उतना खास नहीं है ये नोट, ठीक है, लेकिन एक बार देख लो, है ना। तो इसमें आपको बताया गया है कि डिफरेंट गेज के लिए जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म है उसका हाइट कितना होता है, और जो गुड्स प्लेटफॉर्म है उसका हाइट कितना होता है। ठीक है, एक बार देख लो। 76 to 84, इसको उल्टा याद रख लो ना। 23 से 40, 30 से 40, और 76 to 84। ठीक है, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। 23 to 40, 30 से 40, और उसके बाद 76 to 84। 23 40, 30 40, और उसके बाद 76 84। बार बार बोल रहा हूँ, और मैं हर बार बोलता हूँ कि यहीं का यहीं थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करो। ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर गुड्स प्लेटफॉर्म जो है, गुड्स प्लेटफॉर्म की जो हाइट होती है, वो 61, 69 और 107 सेंटीमीटर होती है। 61, 69, 107, 61, 69, 107 सेंटीमीटर होती है। गुड्स प्लेटफॉर्म की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैसेंजर। ठीक है, आगे देखें। अब आपके पास आ गया वरियस रेजिस्टेंस डेवलप्ड व्हेन ट्रेन मूविंग। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी टॉपिक। ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है बोल रहा हूँ ना, उसको उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता इसलिए देता हूँ ताकि कुछ बुक में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चन नए मत लगे। ठीक है ना, नए मत लगे, ऐसा लगे कि हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं। ठीक है, ये अपने को पता है, तो ये भी बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप्ड व्हेन ट्रेन मूविंग, मतलब जब ट्रेन चलेगा। ठीक है, ट्रैक में जब ट्रेन चलेगा तो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जाहिर सी बात है। तो रेजिस्टेंस कौन कौन से प्रकार से रेजिस्टेंस हो सकते हैं, वो आप लोग खुद से बता सकते हो। एक रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब आपका जो पटरी है और चक्के के बीच में रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस बोल दिए हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या होता है कि फ्रिक्शन के कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस कौन सा होगा, मतलब वो जो फ्रिक्शन है वो कौन सा होगा। फ्रिक्शन जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा ना, जाहिर सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होगा। लेटरल फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, है ना।
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में डिस्कस किए थे, लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। तो यहाँ बस याद रखना कि जो पटरी और चक्का है ट्रेन का, तो उसके बीच में कौन सा फ्रिक्शन डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन डेवलप होगा, और जिसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 0.0016 डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है आपका, डब्ल्यू जो है वेट ऑफ ट्रेन है, ठीक है, वेट ऑफ ट्रेन इन टन, टन में ट्रेन का वेट है। अब ट्रेन का वेट बोलने से सिर्फ इंजन का वेट नहीं है, इंजन के साथ जितने भी लगे डब्बे हैं, और डब्बे में अगर आपका कोई सामान रखा है या फिर जो पैसेंजर ट्रेन है, तो पैसेंजर का भी वेट क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। तो वही लिखा है कि पैसेंजर वेट इज इंक्लूडेड, ठीक है, या फिर जो भी सामान है उसका भी वेट इंक्लूड करके हम लोग ये इक्वेशन निकाले हुए हैं कि R इज इक्वल टू 0.0016 डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पर किस में है, टन में है, टन में। अच्छा, टन पता है ना, एक टन इज इक्वल टू कितना केजी होता है, 1000 केजी होता है। जिसको नहीं पता होगा वो लिख भी लेना। उसके बाद देखते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक इररेगुलरिटी। ट्रैक इररेगुलरिटी मतलब ट्रैक जब इरेगुलर होगा तो उसके कारण भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो 8 इंटू 10⁻⁵ डब्ल्यू इंटू वी। तो डब्ल्यू आपका वही सेम हो जाएगा, वेट ऑफ ट्रेन इन टन, और जबकि वी जो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कारण रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ डब्ल्यू इंटू वी की जगह में वी स्क्वायर आ गया, ठीक है। सेम है, डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ट्रेन इन टन, और वी जो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ये सब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लो बस। रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट समझ गए ना। अब ये चीज को याद रखना कम से कम कि रेजिस्टेंस किसके किसके कारण डेवलप हो रहा है। तो पहला हम लोग क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस किसके कारण डेवलप हो रहा था, तो फ्रिक्शन के कारण, ट्रेन और मतलब चक्के और पटरी के बीच में जो फ्रिक्शन। दूसरा क्या पढ़े, ट्रैक की इरेगुलरिटी के कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तीसरा एटमॉस्फेयर कंडीशन के कारण रेजिस्टेंस डेवलप होगा, मतलब समर में, विंटर में, बरसात में, ये सब में रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा। उसके बाद फिर ग्रेडियंट मतलब स्लोप के कारण भी क्या होगा, असेंडिंग ग्रेडियंट और डिसेंडिंग ग्रेडियंट, ये सब में रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट का फॉर्मूला डब्ल्यू इंटू स्लोप हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू वही सेम हो जाएगा, वेट ऑफ ट्रेन इन टन। उसके बाद रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर, तो ये तो थोड़ा याद रखने लायक भी है और इजी भी है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे, क्या चीज के सिमिलर दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ क्या चीज के सिमिलर दिख रहा है। कल जो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला टॉपिक था आई थिंक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अरे वो क्या बोल रहा, मैं खुद बोल रहा हूँ, कंपनसेशन ना, कंपनसेशन, कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है ना, ग्रेड कंपनसेशन। तो 0.04% ऑफ डी पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू एक्स्ट्रा आ गया है, 0.04% ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया है, डब्ल्यू डी हो गया है। वैसे 0.03% ऑफ डब्ल्यू डी, 0.02% ऑफ डब्ल्यू डी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज के लिए, ठीक है। तो मैं बोला था कि नीचे से याद रखोगे सिक्वेंशियल, तो आपको याद रहेगा 0.02, 0.03, 0.04% है, इस चीज को याद रखना, परसेंट ऑफ डब्ल्यू डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, कर्वेचर के कारण, मतलब मोड़ में जब ट्रेन आपका कर्व में जाएगा तो वहां पर भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, डब्ल्यू तो आपको पता चल गया, डी जो है आपका क्या है, डिग्री ऑफ कर्व है। डिग्री ऑफ कर्व जनरली क्वेश्चन में डिग्री में दिया रहता है, मतलब कि 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसा। तो आप लोग डायरेक्ट उसको पुट मत कर देना ना 40 करके, यहाँ पर डब्ल्यू के साथ 40 को मल्टीप्लाई मत कर देना, उस डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, मतलब थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, डी पाई बाई 180 करोगे तो थीटा की वैल्यू आएगा, डी की जगह में आप 40 पुट करोगे और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करना, ठीक है। तो एकदम छोटी छोटी चीजें भी, कॉमन सेंस वाली चीजें मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप लोग डिग्री में पुट कर दो कि आंसर नहीं आ रहा है बोलोगे। उसके बाद फिर सुपर एलिवेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, मतलब कि हाईवे में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो सबसे पहली बात तो सुपर एलिवेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, मोड में देखने को मिलेगा, कर्व में देखने को मिलेगा। तो ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड क्यों किया जाता है, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का, अच्छा ये लेटरल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, लेटरल कैंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, कैंट भी बोल सकते हैं। तो लेटरल स्लोप, तो ये क्यों क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसको मतलब खत्म करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ज्यादा हो जाएगा तो उसके कारण ओवर टर्निंग और स्कीडिंग प्रॉब्लम होता था, देखे थे। तो उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा,
दो ठो ट्रेन का पटरी है, जो कि एक नीचे है एक ऊपर है, मतलब दोनों का जो लेवल है वो अलग है। ठीक है, जो आउटर एज होगा वो क्या होगा, वो हाइट में होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आउटर एज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से दोनों के बीच में जो एंगल निकल के आया, एक मिनट रुकना। हाँ, तो दोनों के बीच में जो एलिवेशन निकल के आया है, उसका जो डिग्री बन रहा है, मतलब जो एंगल बन रहा है, उसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा ही आपका क्या है, सुपर एलिवेशन है। यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू ई बाई जी हो जाएगा। टेन टेन मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ई हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। जी क्या है आपका, गेज है। गेज है ना, गेज क्या होता था, इनर फेस के बीच का डिस्टेंस होता था पटरी के, तो वही तो है जी। तो ई बाई जी से यहाँ पर से आपका निकल जाएगा। अब ई जो है सुपर एलिवेशन है, ई की वैल्यू जब निकालोगे तो जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हाईवे में क्या पढ़ते थे, ई इज इक्वल्स टू नहीं पढ़ते थे, ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू पढ़ते थे वी स्क्वायर बाई 127 आर करके। ये सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता था। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, जी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर मिल गया। ये सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला हो चुका है। और इक्विलिब्रियम केंट जब निकालते थे, तो उस केस में हम लोग क्या एज्यूम करते थे कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो फ्रिक्शन है उसको निगलेक्ट कर देते थे हाईवे में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में वी की जगह में वी एवरेज ले लेते हैं। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, तो जी वी एवरेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 आर हो जाएगा। ये आसान टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब आपको ये पूछ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन किस केस में कितना होगा, कौन से गेज के लिए कितना होगा, जब स्पीड आपका 120 किलोमीटर पर आवर से कम है। ठीक है, जनरली इंडिया में जो ट्रेन की स्पीड है अभी के कंडीशन में, वो तो 120 या फिर उससे कम की स्पीड से ही चलते हैं। ठीक है, और अभी तो खैर हालात और खराब है। ठीक है ना, सुबह पहुंचने वाला ट्रेन रात को पहुंचता है, तो वो खैर बात की बात है। तो ब्रॉड गेज की अगर मैं बात करूं, तो ब्रॉड गेज के केस में 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर गेज के केस में 10 सेंटीमीटर, नैरो गेज के केस में 7.6 सेंटीमीटर क्या होता है, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होता है। जब स्पीड 120 किलोमीटर से कम हो, 120 किलोमीटर पर आवर से कम हो, तो हम लोग ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज तीनों कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग सिर्फ ब्रॉड गेज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो हाई स्पीड ट्रेन है वो हमेशा ब्रॉड गेज पे ही बनाया जाता है। मीटर गेज और नैरो गेज पे हाई स्पीड ट्रेन नहीं होते हैं, नहीं चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्रॉड गेज के केस में आपका 18.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जब स्पीड कितना होगा, 120 से ज्यादा होगा। तो एक बार और रिवीजन करो, यहीं का यहीं याद करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो नीचे से याद करेंगे, 7.6 फिर 10 और उसके बाद 16.5, 7.6 10 और 16.5 और उसके बाद 18.5, ऐसे याद रख सकते हो। 7.6 मीटर नैरो गेज के लिए हो जाएगा, मीटर गेज के लिए 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसके बाद फिर 16.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 18.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंट डेफिशिएंसी की बात करेंगे। अब ये डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी, केंट में कमी करना। देखो केंट में कमी करने की क्यों जरूरत पड़ेगी, जब हम लोग केंट ज्यादा प्रोवाइड कर दिए हैं, एक्सेस में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उस एक्सेस को कमी करेंगे, तो उसी को अपन केंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो केंट डेफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब जितना प्रोवाइड करना था वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, ज्यादा प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्चुअल वैल्यू से माइनस करेंगे। एक मिनट रुकना, केंट डिफिशियंसी मतलब केंट में कितनी कमी हुई है उसको निकालना है। तो केंट में कमी हो गई है, मतलब कि केंट हम लोग कम प्रोवाइड कर दिए, मैं उल्टा बोल दिया हूँ शायद। केंट डेफिशिएंसी मतलब केंट में कमी। ठीक है, कितना हम लोग कम प्रोवाइड कर दिए हैं केंट को, उस चीज को निकालना है। तो जो भी थ्योरेटिकल वैल्यू होगा, मतलब जितना प्रोवाइड करना था उतना हम लोग किए नहीं है, कम प्रोवाइड कर दिए हैं, तो कितना कम किए हैं केंट को प्रोवाइड, उसी को निकालना है। तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसको माइनस करेंगे एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब जितना हम लोग प्रोवाइड किए हैं ट्रैक में अभी जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो है वो एक्चुअली में कम है, तो उसी को हम लोग क्या किए हैं, जो थ्योरेटिकल वैल्यू था उससे माइनस कर दिए हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू कर देंगे, तो आपको केंट में डिफिशियंसी निकल के आ जाएगा। और आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी है और पूछ भी सकता है आगे। तो 100 किलोमीटर पर आवर से जब स्पीड कम रहेगा, तो तीनों गेज को कंसीडर करेंगे। तीनों गेज के लिए आपको याद रखना पड़ेगा 3.8, 5.1 और 7.6 सेंटीमीटर।
ब्रॉड गेज के लिए 7.6 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर मीटर गेज के लिए, और 3.8 सेंटीमीटर हो जाएगा नैरो गेज के लिए। हम लोग केंट डेफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। जब 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ज्यादा होगा तो सिर्फ ब्रॉड गेज को कंसिडर करेंगे। ब्रॉड गेज के केस में आपका जो केंट डेफिशिएंसी निकल के आएगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिविजन कर देता हूँ। 3.8, 5.1, 7.6 एंड उसके बाद 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं केंट एक्सेस। केंट एक्सेस मतलब समझ रहे हो, केंट में जो ज्यादा केंट प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना, जितना केंट प्रोवाइड करना था उससे ज्यादा केंट प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उसको कैसे निकालोगे? एक्चुअल वैल्यू ऑफ केंट, मतलब जितना आप प्रेजेंट में प्रोवाइड किए हो अपने साइट में, ठीक है, उसको माइनस करोगे थ्योरेटिकल से जितना प्रोवाइड करना था उससे, तो आपको निकल के नहीं आ जाएगा केंट एक्सेस। एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है, ठीक है ना। तो केंट एक्सेस मतलब केंट की अधिकता, कितना अधिक प्रोवाइड किए हैं उसको निकालना है, तो जो एक्चुअल होगा उसको माइनस कर दोगे थ्योरेटिकल से। थ्योरेटिकल वो वैल्यू है जितना प्रोवाइड करना था, ठीक है। ये क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू जितना प्रोवाइड करना था, ऐसा करके लिख लो अगर नहीं समझ में आया तो। करना था, ठीक है, लेकिन किए कितना है करेंट में, किए कितना है, ये एक्चुअल वैल्यू जो किए हैं, ठीक है। तो जो किए हैं उसको करना था से माइनस कर दोगे। देखो एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा वैसे, ठीक है। तो केंट एक्सेस आप लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू से। आगे बढ़ते हैं। अब केंट एक्सेस की वैल्यू कितनी कितनी होती है? केंट एक्सेस की वैल्यू ब्रॉड गेज के केस में किसी भी कंडीशन में 7.5 सेंटीमीटर से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 6.5 सेंटीमीटर से मीटर गेज और नैरो गेज के केस में ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से रोजन कर रहा हूँ, 6.5 सेंटीमीटर मीटर गेज और नैरो गेज के केस में 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या चीज? केंट एक्सेस। और 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्रॉड गेज के केस में। खत्म हो गया। और अब मैं बोलूंगा कि आपको केंट एफिशिएंसी बताना है, तो आप लोग जल्दी से याद करके बताओगे। तो 3.8 पढ़े थे, उसके बाद फिर 5.1, और उसके बाद कितना पढ़े थे? 7.6, और उसके बाद कितना पढ़ लिए थे? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये वाला टेबल की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ना खुद से पढ़ते हो ना, तो रिविजन करते हुए चलते जाए करो, ठीक है, तो जल्दी याद होगा। उसके बाद फिर ना केंट, निगेटिव केंट के बारे में पढ़ते हैं। निगेटिव केंट को ही हम लोग निगेटिव सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं, सुपर एलिवेशन, ठीक है ना। निगेटिव केंट या फिर निगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है? तो निगेटिव सुपर एलिवेशन जो होता है उसको डायग्राम से बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो नीचे डायग्राम क्या है आपका, ये मेन लाइन है, ब्लू कलर में मेन लाइन है, और ब्रांच लाइन आपको दिख रहा है रेड कलर में। तो जो मेन लाइन का आउटर एज होता है, ये आउटर एज, तो मेन लाइन का जो आउटर एज का केंट है, आउटर एज का केंट है, वो ब्रांच लाइन के लिए निगेटिव केंट कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, जो मेन लाइन है, मेन लाइन का जो आउटर एज का केंट है वो ब्रांच लाइन के लिए क्या कहलाता है? निगेटिव केंट कहलाता है। तो वही चीज को आपको लिखा गया है कि केंट प्रोवाइडेड इन आउटर एज ऑफ द मेन लाइन वर्कड एज अ निगेटिव केंट फॉर ब्रांच लाइन। फिर से बोल रहा हूँ, केंट प्रोवाइडेड इन आउटर एज ऑफ मेन लाइन वर्कड एज अ निगेटिव केंट फॉर ब्रांच लाइन। बस इतना ही है, और कुछ याद नहीं रखना है निगेटिव केंट के बारे में, ठीक है। और ये लास्ट में आपको ये एक डायग्राम दिखा देता हूँ, मतलब पिक्चर। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा होगा आपको? सुपर एलिवेशन है, याद रखना, ठीक है ना। ये सुपर एलिवेशन का पिक्चर है, ठीक है। तो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते भी हैं कि नहीं, तो करते हैं। कभी महसूस किए होगे, ट्रेन में गए होगे तो ट्रेन थोड़ा तिरछा हो जाता है सुपर एलिवेशन में, कर्व में, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, पिक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।